नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हम बात कर रहे हैं सत्ता का संग्राम। सत्ता का संग्राम चल रहा है और मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए मतदान सुबह 7 बजे से जारी है, शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। कहा जा रहा है कि मतदान का प्रतिशत ही तय करेगा कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बननी है। और मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीट पर 2533 प्रत्याशी मैदान में हैं और मध्य प्रदेश में 5 करोड़ 60 लाख मतदाता हैं जो फैसला करेंगे इन 2533 प्रत्याशियों के भाग्य का। किसकी बनेगी सरकार और किसको जनता नकार देगी, किसके सिर पर ताज पहनाने वाली है। और कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में 2 करोड़ 71 लाख महिला मतदाता हैं और लगभग 18 लाख से ज़्यादा ऐसे मतदाता हैं जो पहली बार मतदान करने वाले हैं। सबकी अपनी अपनी भूमिका है। किसान, शासकीय सेवक, युवा, महिलाएं, साथ ही वो वर्ग, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बार ये बात भी आई है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि यदि सरकार बनी तो जातिगत जनगणना कराएंगे। तो वर्ग विशेष की बात भी है। क्या है सभी का रुझान, क्या सोच करके मतदान किया जा रहा है, किन मुद्दों को हवा दी गई है, वो कौन से मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर 2023 का मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ा जा रहा है, किन मुद्दों ने जनता के दिमाग में घर बनाया है, किन बातों ने जनता के दिल में घर बनाया है, चर्चा करेंगे। चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ हैं और जैसा कि हम देख रहे हैं कि तमाम विश्लेषकों के द्वारा हम प्रति घंटे, हर घंटे, आपको बता दें कि हर घंटे देश न्यूज पर ये विश्लेषण का कार्यक्रम है। और अभी हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आशीष तिवारी जी। आशीष तिवारी जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। कांग्रेस के प्रवक्ता साबिर फिटवेल जी हमारे साथ हैं। साबिर जी, आपका भी स्वागत करते हैं। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यश भारती जी हमारे साथ हैं। यश भारती जी, आपका स्वागत है देश न्यूज में। और राजनीतिक विश्लेषक अभिषेक शर्मा जी हमारे साथ हैं। अभिषेक जी, आपका भी स्वागत करते हैं। और सबसे पहले आशीष जी, आपके पास आना चाहूंगा। बात है 27 लाख किसानों की कर्ज माफी की, बात है 1 करोड़ 31 लाख बहनों के खाते में राशि दी जाने की। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं, सुबह से उनके जो 2 बयान आए हैं उसमें एक में उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश की बहनें, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है, बहनें मेरे साथ हैं। दूसरी बात, जब उनसे पूछा गया कि क्या आप मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उन्होंने कहा कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे मैं पूरी तरह से निभाऊंगा और जनता जो किरदार तय करेगी मैं उस किरदार को निभाऊंगा। इस तरह की बातें शिवराज सिंह चौहान के बयान में लगातार आ रही हैं। सबसे पहली मेरा जो सवाल है, 1 करोड़ 31 लाख बहनों के भरोसे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, इस बात में कितनी तार्किकता है? देखिए, मध्य प्रदेश में जैसे ही हम चुनाव में आए, जी। तो निश्चित तौर पे चुनाव की एक मर्यादा होती है कि जी। हर एक मतदाता तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने अपने बूथ की संरचना के आधार पर प्रत्येक मतदाता तक पहुंचने का प्रयास किया है। और आज भी हमारे कार्यकर्ता सुबह से ही अपनी पार्टी को जिताने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदाताओं से मतदाताओं के साथ पोलिंग पर जुड़े हुए जो मतदाता हैं, जो पोलिंग पर हैं, और घरों में जाके संपर्क करना, मिलना और पार्टी के लिए पक्ष में वोट मांगना, ये जो हमारा दायित्व है उसको निभा रहे हैं। जी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जहां तक लाडली बहना योजना की बात है या लाडली लक्ष्मी योजना की बात है, तो मध्य प्रदेश के अंदर महिलाओं के लिए जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जी। मिला है, वो कांग्रेस के जमाने में नहीं हुआ करता था। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास की गारंटी है। और विकास की गारंटी इसलिए है क्योंकि हमने जब 2003 से जब हम सरकार में आए, तो हम 18 वर्षों में लगातार सरकार में रहे हैं। तो हमने केवल काम किए हैं, और काम कौन से किए? जो मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़े हुए काम किए। जैसे आप देखेंगे कि सड़क, पानी, बिजली की समस्या निपटाने का जी। हमने प्रयास किया। जी। हमने लगातार शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का हमने प्रयास किया। जी। हमने युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। तो ये जो हमारे काम है, ये काम ही हमारी पहचान है। और हाँ। इसी पहचान के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि हाँ। मध्य प्रदेश के अंदर अपना मतदाता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेगा। ठीक है जी। आश्वस्त है भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर के कि मध्य प्रदेश का जो मतदाता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेगा क्योंकि उन्होंने काम किया है। साबिर जी, आप किस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी जैसा कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदाता वोटिंग करेगा? मध्य प्रदेश के मतदाताओं को लेकर आप किस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि मतदाता आपके प्रति आसक्त हो? साबिर जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? वापस आऊंगा आपके पास में, लेकिन यश भारती जी, यहाँ एक बात आपसे करना चाहूंगा
कि मध्य प्रदेश में मूल रूप से दो दलीय व्यवस्था रही है। तीसरे दलों ने या अन्य निर्दलियों ने अपनी भूमिका कई बार निभाई है और कई बार तो किंग मेकर भी साबित हुए हैं। ऐसी स्थिति में जैसा कहा जा रहा था कि पहले देखा चुनाव से पहले, जब मध्य प्रदेश चुनाव का बिगुल नहीं बजा था, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन देखा गया कि वो जो IND अलायंस था, उस अलायंस में वो आप दोनों साथ में थे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में दोनों अलग अलग हो गए, बहुत सारी बातें आई, कई बार कमलनाथ जी के कुछ बयान आए, अखिलेश यादव के बयान सामने आए हैं। यहाँ एक बात और आई है कि बुधनी विधानसभा सीट से सपा ने अपना प्रत्याशी उतारा है। क्या सोच, क्या रणनीति, कौन से मुद्दे, किन बातों को लेकर, क्योंकि एक बात और कही जा रही है यहाँ सियासी गलियारों में कि कुछ प्रत्याशी केवल पार्टी के प्रत्याशियों के वोट कम करने के लिए ही मैदान में उतरे हैं। आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए सूरज जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। दो दलीय व्यवस्था जी, कौन बना रहा है? जनता तो नहीं बना रही है। हाँ, ये राजनीतिक पार्टी भाजपा और कांग्रेस दोनों मिल करके बना रहे हैं। ठीक है। आप बताइए, कांग्रेस पार्टी ने ऐसे 8 लोगों को टिकट दिया है हाँ। जो कल तक RSS और भाजपा के लिए काम करते थे। पूर्ण रूप से जीवन उनका भाजपा और RSS के लिए निकला है। हाँ। चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी जी हों, जो अपने भाषणों में कई बार भाजपा के लिए वोट मांगते हुए देखे गए हैं, और कई लोगों को कांग्रेस पार्टी ने भाजपा ने ऐसे लोगों को वोट दिया जो कल तक कांग्रेसी थे। हाँ। तो तमाम बातें जो इनके दावे थे और जो वादे थे कि हम सर्वे के आधार पर टिकट दे रहे हैं, हाँ। हम जनता की आवाज पर टिकट दे रहे हैं, जो जनता के बीच में रहता है हम जी। उसको टिकट दे रहे हैं, जी। तो दोनों ही पार्टियों की विचारधारा के नाम पे कुछ भी नहीं है। हम्म। केवल जनता के साथ में जो जनता विश्वास करती है उसका विश्वासघात कैसे किया जाए, जी। इन दोनों के पास केवल यही एक जो योजना है लगातार। इसीलिए तीसरे दल की जो आप बात करते हैं, हाँ। समय समय पे जब भी मौका मिला है, हाँ। समाजवादियों ने अपनी ताकत दिखाई है जी। और ताकत के माध्यम से ही जनता को बेहतर विकल्प देने की बात की है। चाहे 2018 का आप चुनाव देखें, हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, धनाढ्य पार्टी होने का दावा करती है, हाँ। 230 में से अगर उसकी जमानत जब्त कहीं हुई तो वो समाजवादियों के कारण हुई पृथ्वीपुर विधानसभा में, और चौथे नंबर पे भारतीय जनता पार्टी रही। ठीक है। तो ऐसे जब परिणाम आए, हाँ। तो महामहिम राज्यपाल जी ने भी तभी कांग्रेस पार्टी को आमंत्रित किया हाँ। जब हमने उनको अपना समर्थन दिया। हाँ। और हमारे समर्थन के बाद अन्य निर्दलीय और अन्य पार्टियों ने भी कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का काम किया। ठीक। तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकने के लिए हाँ। समाजवादियों ने हमेशा काम किया और अभी भी लगातार काम कर रहे हैं। अब ये तय कांग्रेस पार्टी ने करना था कि वो भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहती है। जी। आपने गठबंधन का नाम दिया हाँ। INDI हाँ। अलायंस। हाँ। हम ND अलायंस को रोकने के लिए काम कर रहे हैं, और ND अलायंस को रोकने का काम अगर कोई करेगा तो वो PDA करेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हर वक्त कहते रहे हैं जी। और लगातार हम लोग सब मिल करके इस पे काम कर रहे हैं। हाँ। और इंडिया गठबंधन की जो बात है, जी। 2024 के लिए गठबंधन बना था, उस बीच में विधानसभा चुनाव है। हाँ। तो भाजपा को अगर रोकना था तो जो बड़ा दल था उसकी जिम्मेदारी थी, सहयोगी दलों के साथ कैसे सहयोग ले, उनकी सहयोग की भावना नहीं है, इसीलिए उन्होंने सहयोग नहीं लिया। हम समझौता करने के लिए तैयार थे कम सीटों पे भी। हमने दिग्विजय सिंह जी को भी सुना कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि 4 सीटें देने का प्रस्ताव मैंने कमलनाथ जी को भेजा था, लेकिन कमलनाथ जी ने क्यों गठबंधन नहीं किया मुझे पता नहीं है। तो ये बड़ा स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर दो आइडियोलॉजी काम कर रही हैं। एक कांग्रेस पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो दिग्विजय सिंह जी के खेमे में चल रही है, और दूसरी जो फाइनेंशियल आइडियोलॉजी है वो कमलनाथ जी के माध्यम से चल रही है। तो इस समय कांग्रेस पार्टी के अंदर और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो फाइनेंशियली आइडियोलॉजी है वो हावी है। जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वो उतना मजबूत नेता कहलाएगा। ये काम कांग्रेस पार्टी में हम देख रहे हैं। इसीलिए केंद्रीय नेतृत्व की बातें भी स्वीकार नहीं है, साथ ही इंडिया गठबंधन की भी बातें स्वीकार नहीं है। जिन एंकर्स पे पूरे इंडिया गठबंधन ने ये तय किया था कि इन पे प्रतिबंध रहेगा, जिन चैनल्स के लिए ये तय किया था कि इन पे प्रतिबंध रहेगा, कमलनाथ जी उन पे अपना इंटरव्यूज दे रहे हैं, उनके साथ दिखाई दिए इस चुनाव में। तो ये साफ दिखता है कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की भी बात मध्य प्रदेश का नेतृत्व नहीं सुनना चाहता है जी। और इंडिया अलायंस के साथ भी मध्य प्रदेश का कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व जो है वो साथ में नहीं चलना चाहता। आपकी कितनी सीटों पर विजय होने की संभावना है मध्य प्रदेश में? देखिए 25 सीटों पे हम बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। अब परिणाम क्या आएगा ये देखने लायक रहेगा, लेकिन जहां भी हम रहेंगे हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकने का काम करेंगे और एक मजबूत विकल्प मध्य प्रदेश की जनता को देने। यदि 2018 जैसी स्थिति बनी तो आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार रोकने के लिए फिर से कांग्रेस को समर्थन दे सकते हैं? देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने बड़ा स्पष्ट कहा है, जातीय जनगणना और 27% आरक्षण देने का काम जो करेगा हम उसके साथ जाएंगे, इस पे विचार करेंगे। ठीक है, वापस आता हूँ। साबिर जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है?
साबिर जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? साबिर फटवेल जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? वापस आऊंगा आपके पास फिर से, लेकिन अभिषेक शर्मा जी, यहाँ एक बात जिस तरह से देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में युवा बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ एक बात सामने आई कि भ्रष्टाचार का मुद्दा, आरोप प्रत्यारोप के मुद्दे भारतीय जनता पार्टी की ओर से कांग्रेस पर, कांग्रेस की ओर से भारतीय जनता पार्टी पर। यहाँ तक कि कांग्रेस ने तो एक आरोप पत्र ही निकाल दिया जिसमें लगभग 226 या 256 घोटालों का जिक्र किया गया, भ्रष्टाचार की बात कही गई है। यहाँ दो चीज यहाँ देखने में आ रही हैं कि कांग्रेस के पास जो चीजें हैं वो क्या है? 27 लाख किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा। भारतीय जनता पार्टी के पास है 1,31,00,000 बहनों के खाते में राशि पहुंचाने की बात। तो जब 27 लाख किसानों के कंधे पर चढ़कर कांग्रेस सरकार बना सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए आश्वस्त है कहीं ना कहीं कि वो 1,31,00,000 बहनों का हाथ पकड़कर सत्ता में वापसी कर सकती है। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इन दोनों बातों से? सूरज जी, देखिए, मैं अभी आप ही की देश न्यूज़ की टीम जो जगह जगह फील्ड रिपोर्टर्स में जा रही थी, तो मैं कुछ वर्जन पढ़ रहा था, तो उसमें नो डाउट महिलाओं के साथ साथ महिलाओं से संबंधित पत्नी हो या भाई हो वो भी खुश हैं जी। कि भैया कम से कम कुछ नहीं तो उनको कुछ ना कुछ तो मिल रहा है। हाँ। और एक बड़ा आंकड़ा 1.31 करोड़ जी। एक बड़ा आंकड़ा होता है जो कहीं ना कहीं 27 लाख को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि वो 27 लाख किसान के साथ साथ वो महिला किसान भी हैं। तो आंकड़ा तो भारतीय जनता पार्टी ने लाडली बहना के साथ साथ आवास योजना का जो एक फ्री बीज वाला मुद्दा जी। जो लेके आए हैं वो तो बाकी जादुई आंकड़ा है। युवाओं में बहुत अभी उत्साह देखने पा रहे हैं। इस बार जो है करीब काफ़ी युवा लोग पहली बार वोट करेंगे। जी। और अभी आप देखिए सिर्फ 10% ही मध्य प्रदेश में मतदान हुआ है सुबह हाँ। 9 बजे तक की अगर हम देखें, और ये आंकड़ा अब बढ़ना शुरू हो जाएगा। और आप सेट पैरामीटर देखिए सूरज जी कि जैसे जैसे अगर मतदान की प्रतिशत बढ़ता है, जैसे आपने अपने पूर्व में कहा जी। कि यही मतदान प्रतिशत बताएगा कि सरकार कहाँ किसकी और क्या पलटी मार, जी बिल्कुल। है ना। तो ये बहुत जादुई आंकड़ा जो है वो अब देखने को अपन को शाम तक मिलेगा। जी। परंतु अभी सबसे पहले मतदान सब लोग करने घर से निकलना अब शुरू कर दें। हाँ। क्योंकि दिन जैसे सूरज चढ़ रहा है, जी। मतदान का पारा भी चढ़ना चाहिए। जी। यहाँ अभिषेक जी एक सवाल और है कि राजनीतिक के जो चाणक्य हैं, राजनीति के जो पंडित हैं, वो एक उनके ज़बान से एक शब्द निकल रहा है कि इस बार जो जादुई आंकड़ा है, मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 सीटें हैं तो 116 सीटें जिसके पास होगी बहुमत से सरकार बना लेगा। बिल्कुल। लेकिन वो सरकार टिकेगी कितने दिन, चाहे वो किसी की पार्टी की सरकार बने। यदि 116 के आंकड़े पर सरकार बनती है तो पहली बात तो ये, दूसरा कि क्योंकि कहा जा रहा है कि 126 प्लस या 130 प्लस जो पार्टी लेकर आएगी वो स्थिर सरकार दे पाएगी। ये बातें कहीं इन बातों के पीछे कहीं इस बात का कयास तो नहीं है कि 2018 के बाद जो स्थिति बनी थी 19 और 20 में वैसी स्थिति दोबारा बन सकती है? सरकार किसी की भी हो, लेकिन यदि सिर्फ 116 पर सिमट के रहती है वो आंकड़ा, सिर्फ और सिर्फ 116 तक, तो वो स्थिर सरकार नहीं मानी जाएगी। इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, ये तो आप निश्चित तौर से मानिए सूरज जी कि जिस हिसाब से 2018 में 19 में जो परिवर्तन फिर से हुए जी, तो उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस में डर है। देखिए, मैं बताऊं, बीजेपी में डर नहीं है, ये तो आप तय मानिए। हाँ। कांग्रेस में कहीं ना कहीं डर है। परंतु जिस हिसाब से कमलनाथ जी लगातार कह रहे हैं, राहुल गांधी जी कह रहे हैं, तो वो कि हम 150 लेके आएंगे, तो वो तो ऑब्वियसली कि जब तक पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं होगी तब तक किसी भी सरकार में ये अदला बदली तो चलती रहेगी, उठापटक होती रहेगी। परंतु अभी अगर हम देखें तो देखिए, अभी जितने भी जो हाई हॉट सीट्स हैं, हाँ, इंदौर 1 है, दिमनी है, नरसिंहपुर है, जबलपुर की सीटें हैं, तो अभी इन पर कांटे की टक्कर है। और आप देखिए अभी भिंड और मुरैना में फिर से छुटपुर वारदात होना शुरू हो गई। मतलब इतने सालों में सूरज जी, आप और हम कई बार देखे हैं, उस इलाके में आज भी मतलब हिंसा की घटनाएं हमको देखने को मिल ही जाती हैं। तो कांटे की तो टक्कर है। जब हॉट सीट पर कांटे की टक्कर है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ भी मतलब अंदेशा लगाया जा सकता है कि कोई भी अपने आप को ये नहीं कर सकता कि नहीं, मैं 100% जो है सीट निकाल लूंगा। बिल्कुल, ये बात आपने सही कहा कि ये जो कांटे की टक्कर है, इस कांटे की टक्कर के बीच में ये आश्वस्त है हर प्रत्याशी अपनी जीत के लिए, लेकिन कितने प्रतिशत है ये उसका मन ही जानता है। वापस आऊंगा आपके पास में। साबिर जी, अब तक हमारी आवाज आ रही है? साबिर फटवेल जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? ठीक है। आशीष तिवारी जी, जैसा आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदाता मतदान करेंगे,
आप इस बात के लिए आश्वस्त हैं। यहाँ एक बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की पिछले 18 वर्षों से मध्य प्रदेश में सरकार है, हालांकि 20 वर्षों से सरकार है, बीच का 15 महीने का कार्यकाल कमलनाथ का छोड़ दें तो जनता में एक नाराजगी थी, एक आक्रोश था, उसको कितना मैनेज कर पाए हैं आप ये परिणाम बताएंगे। लेकिन जहां एक बात आती है मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को ले, तो वो क्या कारण रहे कि शिवराज सिंह चौहान का नाम सामने नहीं किया गया, इस बार शिवराज सिंह चौहान का चेहरा सामने नहीं किया गया, वो क्या कारण रहे कि चुनाव की बागडोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभाली? देखिए, जब लोकतंत्र में कोई भी राजनीतिक पार्टी चुनाव में जाती है तो उसकी अपनी एक रणनीति होती जी। है और उस रणनीति के काम करती है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो भारतीय जनता पार्टी में हर एक कार्यकर्ता, चाहे वह मुख्यमंत्री के रूप में दायित्व निभा रहा हो, चाहे प्रधानमंत्री के रूप में दायित्व निभा रहा हो, जब वह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है सबसे पहले तो उसे जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसका उसको पालन करना पड़ता है। जी। और साथ ही साथ जहां मध्य प्रदेश की परिस्थितियों की हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के अंदर लगातार हमारी सरकार रही, हमारी सरकार ने काम किया और काम चारों तरफ दिख रहा है। जी। और इतना काम किया कि मैं ये कह सकता हूँ कि आज मध्य प्रदेश के अंदर जो बड़े बड़े परिवर्तन दिख रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कारण दिख रहे हैं। जी। और रही बात हमारे सांसद को कारण नहीं है, हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी की ये चुनावी एक रणनीति का हिस्सा है और निश्चित तौर पे हमारे जो कार्यकर्ता भाव के साथ जिम्मेदारी देने की जो जी। तय किया गया केंद्र के द्वारा, हमारा केंद्र इसे तय करता है और हमेशा ये तय होने की परंपरा रखते हैं कि हम कभी भी हमारी केंद्रीय समिति अंतिम मुहूर्त लगाने की तब जाके टिकट फाइनल होती थी, तो जी। इसी प्रकार से और ये व्यवस्था की गई। और मैं ये कह सकता हूँ जहाँ पर अमृताएं दी और पहुंची है वहाँ पर जीत की गारंटी है, तो मध्य प्रदेश में इस बार चुनाव में हमारी जीत की गारंटी है और उसकी जीत की गारंटी हमेशा मध्य प्रदेश में। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जीत की गारंटी है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस आएगी और मतदाता भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देंगे। हम चर्चा जारी रखेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें कि शुजालपुर से बड़ी खबर आ रही है। समर्थकों के बीच में शुजालपुर में तीखी नोकझोंक देखने के लिए मिली और आपको बता दें कि नोकझोंक के दौरान वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी इंदर सिंह परमार भी मौजूद रहे हैं। और आपको बता दें कि यह जो बड़ी खबर आ रही है, इस समय शुजालपुर में समर्थकों के बीच तीखी नोकझोंक देखने मिली है और नोकझोंक के दौरान जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं शुजालपुर से इंदर सिंह परमार, वो भी वहां मौजूद रहे हैं। ये नोकझोंक की जो बात आ रही है वहां पर कि समर्थकों के बीच में तीखी नोकझोंक हुई है। हालांकि इसके पहले भी कुछ और घटनाएं सामने आई हैं कि मध्य प्रदेश की अलग अलग विधानसभा सीटों पर हमने देखा है कि जहां से खबरें आ रही हैं, चाहे छिंदवाड़ा की बात करें, छिंदवाड़ा में भी नकुलनाथ और जो वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनके बीच में नोकझोंक हुई है। और शुजालपुर से बड़ी खबर है, शुजालपुर में समर्थकों के बीच में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों के बीच में वहां पर तीखी नोकझोंक हुई है, झूमाझटकी हुई है और नोकझोंक के दौरान मंत्री परमार मौजूद रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं शुजालपुर से इंदर सिंह परमार और इंदर सिंह परमार और शुजालपुर में इंदर सिंह परमार के समर्थकों के बीच में और कांग्रेस के समर्थकों के बीच में तीखी नोकझोंक हुई। और एक और बड़ी खबर आ रही है इस समय, जहां हम आपको बता दें कि भोपाल में तो मतदान जारी है, लेकिन इंदौर की बात करें, इंदौर में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का थाने पर हंगामा हुआ है। थाने पर हंगामा किया है इंदौर में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, जहां इंदौर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं और पुलिस ने लाठी भी चलाई है। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। इंदौर में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच भी झड़प हुई और थाने पर हंगामा किया है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। और थाने पर हंगामा करने के साथ ही पुलिस ने इस मामले को शांत करने के लिए, भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े हैं और पुलिस ने लाठियां भी चलाई हैं। पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा है भीड़ को तितर बितर करने के लिए, क्योंकि भीड़ ने थाने पर हंगामा कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए थे। यहाँ एक बात इस तरह से जो सामने आ रही है, इस तरह की खबरें आ रही हैं, जैसा अभी बोला भी था, अभी अभिषेक शर्मा जी ने जो बात कही थी कि ग्वालियर चंबल में इस तरह की चीज़ें आती हैं कि वहाँ छुटपुट हिंसा की घटनाएं भी होती हैं, लेकिन ये जो घटनाएं सामने आ रही हैं ये किस तरह का, क्या मतदान में व्यवधान उत्पन्न करने के लिए है या फिर कोई और वजह है, इसकी खबरें भी आएंगी तब हम दर्शकों को बताएंगे। लेकिन यहाँ बात करूंगा साबिर जी। साबिर जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? सुन पा रहा हूं जी। साबिर जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वो अपनी जीत के प्रति आश्वस्त है और उन्हें विश्वास है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी, कांग्रेस किन बातों को लेकर आश्वस्त है कि जनता उन्हें आशीर्वाद देगी?
भारतीय जनता पार्टी के नेता मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। आज देखिए झाबुआ में रात्रि 1 बजे जी कांग्रेस प्रत्याशी विधानसभा क्षेत्र 193 कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर विक्रांत भूरिया हाँ के ऊपर ग्रामीण अंचल नेगड़िया अंतरवेलिया झाबुआ विधानसभा में है। जी वहां पर उनकी जो गनमैन उनको और उनके पीए को जो साथ में था हाँ। उनको रोक के 20-25 हमलावरों ने हमला कर दिया। जी गनमैन को चोटें आई, पूरी गाड़ी चकनाचूर कर दी, फोड़ दी उसको। हाँ। उसके बाद थाने में अभी तक कोई हमलावर गिरफ्तार नहीं हुआ, हाँ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता और भाजपा बौखला गए हैं जी कि सरकार कांग्रेस की बन रही है, हाँ। सर्वे में कांग्रेस आ रही है, अब मतदान को कैसे प्रभावित किया जाए हाँ उसको लेके नीति ऐसे कृत्य किए जा रहे हैं। हाँ। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं जी कि कांग्रेस स्पष्ट बहुमत से 140-50 की सीटें लाकर हाँ सरकार बना रही है। ठीक। आज झाबुआ विधानसभा में देखिए मतदान का स्तर अभी तक 25% झाबुआ में हो चुका है और धांधला में 26%, पेटलावत में 24%। इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि मतदाता कांग्रेस के पक्ष में अपना मतदान कर रहे हैं ठीक है और लेकिन भारतीय जनता पार्टी जी। के नेता बोखला से गए। ठीक है लेकिन यहाँ एक बात ये जरूर सामने आ रही है कि जो जैसा आपने कहा कि भाई ये जो हमले हो रहे हैं या जो छोटी घटनाएं हो रही है भारतीय जनता पार्टी मतदान को प्रभावित करने के लिए कर रही है। क्या आशीष तिवारी जी ये आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मतदान को प्रभावित करने के लिए इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं, घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं? उनके पास केवल एक ही चीज बची है, वो है आरोप लगाना। हाँ। तो निश्चित तौर पे वो आरोप लगाएंगे, परंतु जहाँ पर बात है चुनाव की, हाँ। तो चुनाव में लोकतंत्र की एक व्यवस्था है हाँ। कि कोई भी राजनीतिक दल होगा तो जितने समय तक सरकार में रहा होगा उसे जनता के बीच में वह उपलब्धियां बतानी पड़ेगी और साथ ही साथ यदि विपक्ष में होगा तो सरकार की कमियां बतानी पड़ेगी। हाँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 15 महीने जब आप सरकार में थे, हम विपक्ष में थे, हमने अपनी विपक्ष की भूमिका को पूर्ण ईमानदारी के साथ निभाया मध्य प्रदेश के अंदर और उसी का परिणाम है कि हम सरकार में पहुंचे। परंतु जब आप विपक्ष में थे तो विपक्ष में आपकी भी जिम्मेदारी थी, यदि कहीं पर कोई गड़बड़ी होती है जिसकी आप चर्चा समाज के सामने रखें, परंतु आपके कार्यकर्ता जनता के बीच में कभी गए नहीं। उसका एक कारण था कि आपके पास मुद्दे नहीं थे, मुद्दा विहीन थे आप। और लगातार मैं देख रहा हूँ कि मध्य प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ता केवल ये कहना चाहिए कि सोशल मीडिया पर ही अपनी बात रखने का काम करते थे, इसके अतिरिक्त उन्होंने जनता के बीच में कोई काम नहीं किया। हाँ। यही कारण है कि आज जब चुनाव में ये है तो ये अभी भी जनता से सुन नहीं पा रहे हैं और लगातार केवल आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। ये सिर्फ आरोप लगाने का काम कर रहे हैं, इनके पास और चीजें नहीं। वापस आऊंगा आपकी बात लेकर जाऊंगा साबिर जी के पास में, लेकिन उसके पहले यश भारती जी आपसे जानना चाहूंगा, मध्य प्रदेश को शांति का टापू कहा जाता है और लोकतंत्र का महापर्व मतदान का दिवस ये पहली बार नहीं है। इसके पहले के चुनावों में भी हमने देखा है कि कुछ क्षेत्र विशेष में कुछ घटना विशेष होती हैं। हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र के महापर्व की बात कर रहे हैं। आपका क्या दृष्टिकोण है, किस तरह की जो घटनाएं हैं, क्या वास्तव में उससे मतदान प्रभावित होता है, मतदान का प्रतिशत प्रभावित होता है, या जो कहा जाता है कि प्रत्याशी के पक्ष में या खिलाफ में मतदान होना, वो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं इस तरह की घटनाओं से? देखिए ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कल की भी एक घटना सामने आई है, राजनगर विधानसभा है छतरपुर जिले में, कि वहाँ एक पार्टी के समर्थक की हत्या कर दी गई है। तो इस समय जहाँ सुरक्षा चाक चौबंद है, पूरा प्रशासन अलर्ट पे है, उसके बाद अगर किसी भी व्यक्ति की हत्या हो जाती है तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, परिवार के लिए दुखद क्षण है कि इस लोकतंत्र के महापर्व की तैयारी कर रहे लोगों के बीच में अगर किसी कहते हैं, तो ये प्रशासन की पोल खोलता है कि उसकी तैयारी कितनी खोखली है। समर्थक अपने समर्थक जिसके लिए समर्थन मांग रहे हैं उत्साही होते हैं, तो ये राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है, प्रत्याशी की जिम्मेदारी है कि उनके उत्साह को नियंत्रण में रखें। लेकिन प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि इस तरह की दुर्घटना होने से पहले रोकें। 2018 के चुनाव में भी हमने देखा कि मुरैना के अंदर एक बूथ कैप्चरिंग की घटना हो रही थी, जिसमें प्रत्याशी के भतीजे की बीएसएफ के जवान ने गोली चला करके कहना चाहिए कि मतदान का जो कार्यक्रम था उसको बाधा पहुंचाने से रोकने का काम किया। खुलेआम वो बूथ कैप्चरिंग करने के लिए आए थे और बीएसएफ के जवान को गोली चलानी पड़ी थी।
तो ये जो घटनाएं हैं इस पर नियंत्रण रखने का काम प्रशासन का है। प्रशासन अपना काम अगर उचित तरीके से करेगा तो निश्चित तौर पर नियंत्रण रहेगा और एक अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को राजनीतिक पार्टियां अगर कम से कम चुनाव लड़वाएंगी तो ऐसी घटनाएं रुकेंगी। लेकिन ऐसा देखने में आता है कि राजनीतिक पार्टियां भी यही चाहती हैं कि बाहुबली उनके यहाँ चुनाव लड़े और बाहुबल से चुनाव जीते। ठीक है। भाजपा कांग्रेस इसमें दोनों दल आगे रहते हैं। हाँ। आप देखिए सर्वाधिक अगर आज आंकड़े देखेंगे जी। तो भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए चाहे संसद में हो, चाहे विधानसभा में हो, चाहे नगर निगम में हो, आपराधिक मामलों में अगर सबसे ज्यादा सम्मिलित पाए जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग पाए जाते हैं। ठीक है। और हालांकि जब उनसे ये सवाल पूछा जाता हाँ। है तो इन सवालों से ये भागते हुए नजर आते हैं। ठीक। लेकिन जो प्रमाणित आंकड़े हैं उससे भागने की उनको कोई रास्ता मिलता नहीं, तो विपक्ष के ऊपर सवाल करने दें। आप सत्ता में हैं, चाल चेहरा चरित्र के दावे करते हैं, हाँ। तो अच्छे प्रत्याशी उतारने की जिम्मेदारी सबसे पहले आपकी होती है। हाँ। क्योंकि आपके दावे होते हैं इस तरीके के। लेकिन जनता को भ्रमित करके, जनता के साथ वादा खिलाफी करके लगातार भारतीय जनता पार्टी जो शासन कर रही है, 2018 में जिस तरीके जनादेश मिला सो जनादेश को लूटने का और ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इस समय पूरे प्रदेश में जनता उनके खिलाफ है। उसी को देखते हुए जो अभी लाडली बहना योजना की बात चल रही थी कि 3 महीने पहले 4 महीने ही बहनें याद आई, और 3 महीने 4 महीने बाद अगर ऐसा परिणाम आता है चुनाव जीत जाएंगे तो ये उसी कंस की तरीके से काम करेंगे जिसने अपनी बहन को और अपने बहनोई को जेल में भेजने का काम किया था। भांजे भतीजों के साथ में ठगने का काम करेंगे। हर 3 महीने 4 महीने बाद चुनाव में ये जाग जाते हैं और बाकी समय कुंभकर्ण की नींद सो रहे होते हैं। ठीक है। ये बात हालांकि प्रियंका गांधी भी अपनी एक सभा में इस बात को कह चुकी कि मामा तो कंस भी था। वापस आऊंगा आपकी इस बात को लेकर के अभिषेक जी के पास में, लेकिन यहाँ अभिषेक जी आपके पास आ रहा हूँ। ये बात आशीष जी से करूंगा मैं सवाल जो यश भारती जी ने भी कहा, लेकिन अभिषेक जी यहाँ आपराधिक प्रवृत्ति, धनबल, बाहुबल, ये एक बात आई। अभी जो छुटपुट घटनाएं हुई हैं उनको लेकर के भी बात आई है। लेकिन यहाँ एक चीज़ और देखी गई कि पिछले दिनों एक आंकड़े जारी किए गए थे कि न्यायालयों में 2018 में जिन प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया था, जो जानकारी दी थी, उस जानकारी के आधार पर 29 ऐसे लोगों पर आरोप तय किए गए हैं जो वर्तमान में विधायक हैं, जिसमें 16 कांग्रेस के हैं, 12 भारतीय जनता पार्टी के और एक बसपा प्रत्याशी रामबाई हैं। ऐसे 29 विधायकों पर आपराधिक मामले जो थे, जो 2018 में जो उन्होंने अपने नामांकन पत्र में जिसकी जानकारी दी थी, उसमें से अभी उन पर आरोप सिद्ध किए गए हैं, प्रमाणित किए गए हैं। ये चीज़ें आई और उनमें से भी उन 29 में से अभी लगभग 24 से ज़्यादा लोग जो हैं वर्तमान में प्रत्याशी हैं विधायक पद के लिए, कांग्रेस के भी, बीजेपी के भी। ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि हम राजनीतिक सुचिता की जो बात करते हैं, राजनीतिक स्वच्छता की बात करते हैं, स्वस्थ लोकतंत्र की बात करते हैं, यदि इस तरह की विचारधारा के लोग, इस तरह के लोग जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं वो ठीक है, लेकिन जिन पर आरोप सिद्ध हो चुका है, ऐसे लोग यदि हैं तो उनकी उपस्थिति क्या दर्शाती है राजनीति में? सूरज जी देखिए, सत्ता से ही लोभ और सत्ता से ही धनबल जी दोनों की उपज होती है जी। जो भी पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो या सपा हो, उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो बसपा भी हो, तो जैसे जैसे इनका कार्यकाल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही जो है प्रत्याशियों पर कोई ना कोई आपराधिक केस या कुछ ना कुछ आते हैं। एक भारतीय निर्वाचन आयोग ने एक रिपोर्ट जारी भी करी थी, उसमें कहा था कि अगर अपराध होता है तो हम 5 साल, अगले 5 साल उसको लड़ने के लिए हम उसको रोक देंगे, ये नियम में भी है। परंतु एक यहाँ व्यवधान अभी भी है और एक जो है वो पता नहीं क्यों अभी तक संसद में पास नहीं हो पा रहा कि जेल में बंद व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है परंतु जेल में बंद व्यक्ति जो है मतदान नहीं कर सकता। हाँ, ये बड़ा एक विरोधाभास है जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं देखिए, हमको आज भी कुछ ना कुछ चीज़ें सुधारने की ज़रूरत तो है, क्योंकि लोकतंत्र निष्पक्ष है, स्वच्छ है और इसके लिए प्रयास करने की बहुत ज़रूरत है। अब आपका एक और सवाल है कि आपराधिक प्रवृत्ति लगातार क्यों बढ़ते हैं और ऐसे लोग, तो इसीलिए तो स्वच्छ मतदान, पहले मतदान, आप जो है पार्टी ना देखकर जो है प्रत्याशी को भी देखकर मतदान करें। आज का युवा बहुत जागरूक है सूरज जी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब नहीं, अब वो पुराना जमाना गया, ठीक है जातिगत समीकरण आते हैं और वो एक वर्ग तक आते हैं, परंतु अब जो है ना लोग जातियों से बढ़कर भी सोचने लगे हैं। आप देखिए कुछ सीटों पर ऐसा समीकरण बैठेगा, वहाँ प्रत्याशी जो है वो ना ठाकुर है, ना ब्राह्मण है, ना
दलित है, परंतु उसके बावजूद भी वो वहाँ पर उसके लिए सभी वर्गों की वोटिंग बहुत अच्छी होती है। जी। कई ऐसी सीटें हैं, अपन आगे इस पर चर्चा करेंगे। हाँ। तो अब व्यक्ति जो है, जैसे जैसे साक्षरता बढ़ेगी वैसे वैसे कहीं ना कहीं जागरूकता बढ़ेगी। हाँ। तो इसलिए हमको सबसे पहले जो है ये है कि जो नौजवान है वो इसलिए तो बेरोजगारी की बात करता है, इसीलिए तो वो बात करता है कि मेरे शहर में कितना विकास हुआ। अब वो नाली और सड़कों पर उतना फोकस नहीं है इस बार का। आप देखिए इस बार जी, बिल्कुल। नाली और सड़कों पर ज्यादा फोकस नहीं रहा है। नहीं है वो चीजें। अब वो चीजें गई कि बिजली पानी नहीं, अब वो चीजें अब आरओ वाटर लोग यूज कर रहे हैं, तो हम कहाँ अब सही हर बात घर है। ठीक है। जी। एक वो एक चीज होती है, परंतु अब मतदाता जो है बहुत जागरूक हो गया है, नो डाउट। बिल्कुल, मतदाता की जागरूकता है और यही एक वजह है कि मतदान का प्रतिशत बढ़ रहा है। साथ ही मध्य प्रदेश के आंकड़ों पर नजर डालें तो मध्य प्रदेश में जैसे मैंने बताया कि 2,71,00,000 महिला मतदाता हैं और इन्हीं महिला मतदाताओं पर फोकस किया गया है इस चुनाव में कि जिसके साथ ये महिला मतदाता हैं वो पार्टी सत्ता में आ सकती है, सत्ता उसकी बरकरार रह सकती है। यहाँ अब वापस आना चाहूंगा साबिर जी आपके पास में, जिस तरह से आशीष जी ने कहा कि कांग्रेस के पास केवल आरोप लगाने का काम बचा है और कोई दूसरा काम नहीं है। जनता के विकास की बातें नहीं करनी है, जनता के स्वास्थ्य की बातें नहीं करनी या अन्य विषयों पर बातें ना करके सिर्फ और सिर्फ बातें करनी है आरोप लगाने की। आशीष जी के इस बात पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे? मैं इस बात को ये कहना चाहता हूँ कि आज मध्य प्रदेश में जी। जब 22 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनका नाम पहली बार मतदाता सूची में आया है, जी। वो पहली बार वोट करेंगे। हाँ। करीब 1,41,00,000 मतदाता से 29 वर्ष की आयु सीमा के हैं, यानी कम से कम एक बार तो वो विधानसभा चुनाव के लिए वोट कर चुके होंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये आरोप लगा रहे हैं हाँ। कि कांग्रेस आरोप लगा रही है। जी। कांग्रेस आरोप ही लगाएगी। हाँ। अभी ये जो चुनाव है उसमें कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ घोटाले उजागर किए। हाँ। आपने व्यापम घोटाला, उस व्यापम घोटाले की जांच के लिए आपने लोकतंत्र और संविधान के साथ खिलवाड़ करके सरकार गिराई ताकि हम व्यापम से बच सके। उसके बाद पटवारी घोटाला, नर्सिंग घोटाला, इतने घोटाले इन्होंने इस युवाओं के साथ किए हैं। आप 3 महीने पहले चुनाव के आप लाडली बहना का सगुफा छोड़ रहे हो। तो जनता समझ रही है। आज युवा बेरोजगार है, कौन सी आपने ऐसी विज्ञप्ति के माध्यम से युवाओं को रोजगार दिया? जी। आज ये सही है कि सड़क नाली इस पर बात नहीं हो रही है। आज महंगाई बेरोजगारी, इस पर आज मतदाता बदलाव चाहता है और हर जगह एक चर्चा चल रही है कि अब बदलाव निश्चित है और कांग्रेस बिल्कुल अनुशासन के साथ ये चुनाव लड़ा है। प्रचार में भी कोई ऐसी अनुशासनहीनता नहीं की। आज भाजपा के नेता, भाजपा के प्रत्याशी मुफ्त रेवड़ी बांटना, आज इंदौर में देखिए आप साड़ियां बट रही है और गिफ्ट दिए जा रहे हैं। जी। अब कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां जाकर विरोध करते हैं। तो बस उसके बाद क्या होता है कि कांग्रेस आरोप लगा रही है, प्रत्याशी को परेशान कर रही है। थाने पे देखिए इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी एक विधानसभा क्रमांक 1 के इंदौर थाने में कैलाश विजयवर्गीय जी के भाजपा प्रत्याशी के समर्थकों ने थाने के अंदर ही अभद्र व्यवहार किया कांग्रेस प्रत्याशी के साथ। इससे साफ जाहिर होता है कि ये अब बौखला से गए हैं और मतदाता बदलाव चाहता है। और आप देखिएगा 3 दिसंबर को कांग्रेस प्रचंड बहुमत से जीतकर सरकार बना रही है। सरकार बनाएगी कांग्रेस, प्रचंड बहुमत से कांग्रेस सरकार बनाएगी। 3 तारीख को इस बात के परिणाम सामने आएंगे जो मतदान आज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आशीष जी, यश भारती जी तो आप ही का सवाल कर रहा हूँ। हाँ, मेरा वही उसी सवाल में एड ऑन है। जी। इनसे ये जरूर पूछिएगा कि जो निचली अदालत और हाई कोर्ट से जिनको सजा मिल चुकी है पेड न्यूज में, नरोत्तम मिश्रा जी को, उनको क्यों चुनाव लड़ा रहा है? दूसरा, जो आदमी एक चुनाव ओबीसी के सर्टिफिकेट पे लड़े, फिर एक चुनाव एससी पे लड़े, अशोकनगर में ऐसे जज जी को चुनाव क्यों लड़ा रहा है? ध्रुव नारायण सिंह, जिनकी प्रेमिकाओं के पीछे कत्ल हो जाते हैं, चरित्र पे साफ साफ सब लोगों ने देखा किस तरीके का चरित्र है, उनको क्यों चुनाव लड़ा है? चाल चेहरा चरित्र सामने है। ठीक है। 3 प्रश्न वो जो आशीष तिवारी जी, जो यश भारती जी ने किए हैं वो, और उससे पहले जो बात आई थी कि भारतीय जनता पार्टी बाहुबल, धनबल ये देख करके प्रत्याशी मैदान में उतारती है और जो राजनीति में अपराधीकरण को बढ़ावा देने का आरोप है भारतीय जनता पार्टी पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बाहुबल देखकर चुनाव नहीं लड़ती। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की उपयोगिता के आधार पर है और वर्तमान में जो भी
हमारे प्रत्याशी लगे हुए हैं, यदि आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लंबे समय तक कार्यकर्ता रहे हैं, या फिर क्योंकि राजनीति में जब हम होते हैं तो हर एक चीज चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं, तो हम वहां पर अपने जीतने योग्य प्रत्याशी को टिकट देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जहां आपराधिक प्रकरण वाली बात है, मैं कहना चाहता हूं जब तक कोई भी व्यक्ति माननीय न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया जाता, तब तक उसे अपराधी नहीं कहा जा सकता है। हाँ। और उसके बाद ही उसे अपराधी कहा जा सकता है जब उसके ऊपर आरोप तय हो जाता है और हाँ। दंडित किया जाता है माननीय न्यायालय के द्वारा। साथ ही साथ तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहां कांग्रेस और सपा लगातार इस बात की बात करते हैं अरे कि सर, अपना अपराधीकरण अपना की, अपना जवाब दीजिए, अपनी विपक्ष का ओर से नहीं। आप चाल चेहरा को याद चरित्र की करिए, दुहाई आप देते हो, स्वच्छता की बात आप करते हो राजनीति में, तो उसका प्रमाण भी तो दीजिए। आपने कह दिया ना आपको जिताऊ प्रत्याशी चाहिए, सूरज जी, जी। इन्होंने बड़ा स्पष्ट कह दिया हाँ। कि इनको तो जिताऊ प्रत्याशी चाहिए, कैसा भी हो वो। तो जवाब तो इन्होंने दे ही दिया, अब सफाई किस बात की दे रहे हैं? जब जवाब दे दिया तब सफाई क्यों? नरोत्तम मिश्रा क्यों? क्या निचली अदालत पे इनको विश्वास नहीं है? क्या हाईकोर्ट पे विश्वास नहीं है? दोनों ने दोषी पाया है, उसके बाद ऐसे जड्जी को क्यों दिया जो एक तरफ ओबीसी का चुनाव लड़ते हैं, ओबीसी का प्रमाण पत्र लगा के, फिर एससी का चुनाव लड़ते हैं, एससी का प्रमाण पत्र लगा के। तो ये आरक्षित वर्ग के साथ ठगने और लूटने का काम जिसने किया हो, जिसका चरित्र इतना गंदा हो, जिसका सबने देखा हो कि उनकी दो प्रेमिका आपस में लड़ गई हो, सीबीआई के अंदर जाते हो और उनके जो वीडियो दिखाए गए हो, जिससे पूरा राजधानी भोपाल शर्मिंदा हुआ कि कैसा जनप्रतिनिधि हम लोगों ने चुना है, उसके बाद भी ये बात कर रहे हैं, सफाई देना चाह रहे हैं। उसके बाद ठीक है ना, एक बार में इन्होंने कह दिया कि इनको जिता हुआ आदमी चाहिए, चाहे उसका चाल चेहरा चरित्र कैसा भी हो। ये खत्म हो जाती है बात भारतीय जनता पार्टी की। नहीं, ये जो बात है कि हर पार्टी जिताऊ प्रत्याशी चाहती है, नहीं। लेकिन जिताऊ प्रत्याशी का भी एक क्राइटेरिया। नहीं, मेरी बात चाहती है नहीं, वो जिताऊ प्रत्याशी, इसीलिए अल्पसंख्यक को एक भी टिकट नहीं देते। ये कहते हैं हमारे पास अल्पसंख्यक समाज से एक भी जिताऊ आदमी नहीं है। आप उत्तर प्रदेश के चुनाव समय पे जो आपने प्रत्याशियों को टिकट दी थी, आज आप मध्य प्रदेश में अपनी की बात कर रहे हैं। जब तक कोई भी उत्तर प्रदेश के चुने हुए विधायकों के आंकड़े देख लीजिए, आपके उत्तर प्रदेश के चुनाव के। आप नरोत्तम मिश्रा पे जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आप ध्रुव नारायण सिंह पे जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आप जज्जी पे जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आप दुनिया में तो टू द पॉइंट 3 लोगों पे बोलो। ठीक है। और हाई कोर्ट ने ये माना कि पेड न्यूज की करी है, उन्होंने चुनाव को प्रभावित किया है पैसों की दम पे, आपने क्यों टिकट दिया है? ध्रुव नारायण सिंह का चाल चेहरा चरित्र सब सामने है। ठीक है, जज्जी का ओबीसी और एससी का सर्टिफिकेट ठीक है। यश भारती जी उसके बाद भी आप सफाई देना चाहते हो, उत्तर प्रदेश चुनाव में पहुंच गए। आ रहा हूं आपके पास, आपके पास वापस आ रहा हूं, लेकिन यहाँ जो बात है, मैं उसका क्राइटेरिया डिसाइड नहीं कर रहा हूं कि आपराधिक व्यक्ति ही जिताऊ प्रत्याशी हो सकता है। सवाल ये है हाँ, कि जिनको दोषी मान लिया निचली अदालत और हाई कोर्ट ने, हाँ, उनको टिकट क्यों? चलिए, सीधा सवाल यही कि ये जो 3 नाम गिनाए हैं यश भारती जी ने, क्या उन सीटों पर आपके पास दूसरा प्रत्याशी नहीं था? आशीष जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मैंने आपसे पहले भी कहा जी कि जब चुनाव में कोई भी राजनीतिक दल होता है तो जिताऊ कैंडिडेट को देता है या वहां के स्थानीय लोगों की मांग के आधार पर प्रत्याशी देने का काम होता है। ठीक है। तो यदि स्थानीय स्तर पर लोगों की मांग है तो उनको टिकट दी जाती है। जहां तक बात सपा के मेरे भाई कह रहे हैं, उनको याद दिलाना चाहता हूँ, कम से कम पहले अपने घर को ध्यान दीजिए, और अभी भी आपकी जो टिकटें हैं आप उसमें भी देखिए अपराधियों को आपने टिकट दी है। चलिए, हमने खुद मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे प्रत्याशियों के द्वारा जैसा चुनाव आयोग का निर्देश होता है कि जो प्रत्याशी हैं उनके ऊपर कितने आपराधिक प्रकरण चल रहे हैं उनका विज्ञापन प्रसारित करना होता है। देश न्यूज ने भी बहुत सारे ऐसे प्रत्याशियों के विज्ञापन प्रसारित किए हैं जिन पर आपराधिक प्रकरण दर्ज हो रहे हैं। लेकिन ये बात है, जैसे कि जो बात आई कि 16 कांग्रेस के, 12 भारतीय जनता पार्टी को और 1 बसपा के जो प्रत्याशी उन पर आपराधिक मामले जो चल रहे थे उस पर आरोप सिद्ध हुए हैं। अब यहाँ बात आती है कि इस बार जो लोग प्रत्याशी हैं वो जो अपने आंकड़े भरेंगे, वो जो आपराधिक प्रकरणों की जानकारी देंगे, उस पर जांच चलेगी कि कौन से मामले लंबित हैं, कौन से न्यायालय में हैं, कौन सी धारा का कौन सा मामला है। यहाँ एक बात जरूर है, अभिषेक जी आपके पास आ रहा हूँ, स्वच्छ छवि कहा जाता है कि जैसा एक शब्द कहा चाल चरित्र चेहरा वाला, जो यश भारती जी ने कहा कि ये जो सवाल है कि यश भारती जी कह रहे हैं कि चाल चरित्र चेहरा की बात करने वाली पार्टी में इस तरह के लोग हैं जिन पर अपराध सिद्ध हो चुके हैं।
यहाँ हम स्वच्छ छवि की बात करते हैं, क्योंकि राजनीति अब जनसेवा का साधन नहीं रही है, जनसेवा का माध्यम नहीं रही, जनसेवा का मार्ग नहीं रही है। राजनीति का वह दृश्य जो आज से 3 दशक पहले हुआ करता था और आज वर्तमान में जो स्थिति है वो बिल्कुल उल्टा हो चुका है। राजनीति की तस्वीर का वह रंग अब बिल्कुल अलग हो चुका है। ऐसी स्थिति में क्या स्वच्छ छवि वाला नेता, क्या बिना आपराधिक पृष्ठभूमि वाला नेता, क्या वास्तव में जनसेवा करने वाला नेता जनता की अपेक्षाओं तक पहुंच पाता है? देखिए, यश जी ने जो कहा वो सटीक है। चाल, चरित्र, चेहरा ये तो राजनीति में होना ही चाहिए। हाँ। परंतु हर पार्टी, कोई भी पार्टी हो, जी सबसे पहले जो जिताऊ कैंडिडेट है ऑब्वियसली सूरज जी, वही जी। आदमी प्रेफरेंस में उन्हीं को रखता है। जी। फिर भले ही जो भी हो, चाल कैसा भी हो, चरित्र कैसा भी हो, चेहरा भले ही बदनामी भरा क्यों ना हो। जो जातिगत समीकरण है, आप देखिए अभी एक जैसे ही राहुल गांधी जी ने बात उठाई पूरे देश पर जातिगत समीकरण की, तो एकदम से उठी, कहीं ना कहीं राम मंदिर के मुद्दे को दबाने के लिए उठी। भाजपा ने राम मंदिर का मुद्दा उठाया, उन्होंने जातिगत समीकरण का मुद्दा जी उठाया। बिल्कुल। अन्य पार्टियां आती हैं, वो बोलती हैं कि हम विकास के मुद्दे पर जाएंगे, जी हमको धर्म और इन सब से कुछ लेना देना नहीं है। तो ऑब्वियसली कोई भी पार्टी जो किसी भी उम्मीदवार को अगर खड़ा करती है तो वो 3 पैरामीटर देखती है। पहला कि जातिगत समीकरण कितना स्ट्रांग है उसका, दूसरा उसने पहले से कितने, अगर वो पिछली बार हारे हैं तो कितने वोटों कम अंतरों से हारे, जी तीसरा कहीं ना कहीं आपराधिक प्रकरण को वो देखते हैं। ऐसा हाँ। नहीं है, मैंने कई एनालिसिस हम लोगों ने किया कि चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे बसपा हो, आप हो, कोई भी हो, एक आपराधिक छवि देखी जाती है। परंतु जब वो देखते हैं कि हाँ ये इतने कद्दावर नेता हैं, एक इतनी हॉट सीट इनकी बनने वाली है, जी। तो वो कहीं ना कहीं जो छोटे मोटे मुकदमे होते हैं उनको नजरअंदाज कर देते हैं। जी परंतु भाजपा का एक सेट पैरामीटर है, उनको कुछ सेट पैरामीटर के तहत उनको कहीं ना कहीं चीज़ों को ऑबलाइज करना चाहिए, उन चीज़ों को देखना चाहिए कि कहाँ पर आपराधिकों की, देखिए जैसे जैसे सत्ता का कार्यकाल बढ़ता है अपराध मुकदमे दर्ज होते हैं, क्योंकि इस तालाब में कोई भी मछली ऐसी नहीं है जो बदबू ना छोड़े। सही कहा तो- आपने कि इस तालाब में ऐसा कोई नहीं है, इस तालाब ऐसी कोई मछली नहीं है जिसमें बदबू ना हो। लेकिन यहाँ एक सवाल ये ज़रूर आ जाता है कि राजनीति में शुचिता की बात तो ज़रूर है। चूँकि समय की सीमा है, इसलिए यश भारती जी कम शब्दों में आपसे इस पूरे प्रकरण पर, अपराध पर, राजनीति पर और आज के मतदान पर अंतिम प्रतिक्रिया। सूरज भाई, जब भी आप बात करेंगे और अगर मैं उसकी प्रतिक्रिया ये दे रहा हूं कि हाँ। दुनिया में सबसे ईमानदार सबको होना चाहिए, सबको साफ होना चाहिए, तो उसका उदाहरण अगर मैं दे रहा हूं तो सबसे पहले मुझे भी उसका अनुसरण करना सही पड़ेगा। कह रहे हैं आप। ईमानदारी मेरे अंदर होनी चाहिए। हाँ। वहीं भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के लिए बात करती है चाल जी। चेहरा चरित्र की, स्वच्छता की, राजनीति में स्वच्छता की, जी। बहुत सारी दावे और वादे करती है। हाँ। लेकिन जब उससे सवाल करते हैं तो वो विपक्ष से सवाल करने लगती है, जैसा अभी भाजपा के साथ यहाँ भी कर रहे थे। हाँ। तो जो बातें आप कर रहे हैं उनको दिखना चाहिए। आप परिवारवाद की बात करते हैं कि राजनीति में परिवारवाद नहीं होना चाहिए, जी। तो ध्रुव नारायण सिंह खुद परिवारवाद का भी एक बड़ा उदाहरण है। हाँ। उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, उनके भाई भतीजे सब लोग लगातार विधानसभा पहुंचते हैं और भारतीय जनता पार्टी से पहुंचते जी। हैं। ध्रुव नारायण सिंह खुद भी विधानसभा पहुंच चुके हैं एक बार, जी, और जी। फिर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। हाँ। तो जो दावे और जो वादे आप जनता से कर रहे हो, जनता के सामने आप अपना बात रखना चाहते हो, तो जी। वो आपको दिखनी चाहिए। और नहीं दिखती तो ये सीधा सीधा जो मैंने शुरुआत की थी, विश्वास के साथ विश्वासघात है, जिसको भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहते हुए भी करती है और सत्ता में आते हुए भी करती है। बिल्कुल, ये जो बात आपने कही कि भारतीय जनता पार्टी की यह रीति नीति और रणनीति रही है, लेकिन यहाँ देखना जो जा रहा है कि मध्य प्रदेश में मतदाता बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और लोकतंत्र का यह महापर्व है जहां पर मतदाता इस यज्ञ में आहुति दे रहे हैं। हालांकि बिंदु और हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। आशीष तिवारी जी, शाबिर फिटवेल जी, यश भारती जी, अभिषेक शर्मा जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। सत्ता का संग्राम जारी है, शाम 6 बजे तक यह सत्ता का संग्राम चलेगा और 6 बजे के बाद वोटिंग बंद कर दी जाएगी, खत्म हो जाएगी। 3 तारीख को परिणाम आने वाले हैं। 3 तारीख को जो परिणाम सामने आएंगे उसमें देखेंगे कि जनता ने किसे ताज पहनाया है, जनता ने किसे नकार दिया है, किस पर भरोसा किया है और किस की बातों पर जनता को विश्वास नहीं हुआ है, यह देखेंगे 3 तारीख के चुनाव परिणाम। हमारे खास कार्यक्रम सत्ता का संग्राम में इतना ही। आप बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।